देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। देश में एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, वहीं अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई और उन्होंने अब दावा किया है कि जल्द ही यह कानून लागू किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया और विश्वास जताया कि प्रदेश में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी। पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के राज में इतने समय तक हिंदू समाज के प्रति आघात किया गया। उन्होंने कहा कि अब जब समझ में आ गया है तो हर समाज को जोड़ने के लिए फुसलाने का प्रयास हो रहा है। ये वो लोग हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए राजनीति करते हैं। टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी की आवाज मुखरता से रखने वाली महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर जेपी नड्डा को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। भाजपा सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीएए का जिन एक बार फिर से जाग उठा है। आपको ये जानकारी हम दे दें कि सिलीगुड़ी पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां उन्होंने एक बार फिर से सीएए के मुद्दे को हवा दे दी है। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा ने सीएए के जिन को जगाया है, उससे यही लग रहा है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। जेपी नड्डा यहां साफ कर चुके हैं कि जल्द ही सीएए एनआरसी को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से इस कानून को लागू करने में थोड़ी दिक्कत हुई है, थोड़ी देरी हुई है, लेकिन जल्द ही अब इस कानून को भी लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाए गए हैं और ये साफ किया गया है कि ममता बनर्जी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है और इन आरोपों के जवाब में और सीएए लागू करने के जवाब में टीएमसी की सांसद ने भी करारा जवाब बीजेपी को दिया है, जेपी नड्डा को दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कागज दिखाने से पहले हम आपको दरवाजा दिखा देंगे। तो बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी अब यहां शुरू हो चुकी हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सचिन रावत जी कांग्रेस से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अमित त्रिपाठी जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अमित जी, मैं पहले आपका रुख कर लेती हूँ। सीएए का जिन एक बार फिर से जगाया गया है। मैं जानना चाहूंगी कि आखिर सिलीगुड़ी पहुंचकर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जेपी नड्डा को कि एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई? देखिए, मुद्दे को हवा नहीं दी गई है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ संदेश दिया, क्योंकि आपने भी देखा कि जिस तरीके से जब सीए जब बिल पारित हुआ विधान संसद से, उसके बाद जिस तरह की नौटंकी सड़कों पर कर रही थी, पारित करके कहा गया कि हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि बंगाल को इस कानून की सबसे क्योंकि आप भी जानते हैं वहां पर। अमित जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी पहले आपकी जो वॉइस है वो ठीक करें, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन जी, जिस तरह से जेपी नड्डा ने ये बयान दिया है कि हर हाल में सीएए लागू कर दिया जाएगा, वो तो कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई है। इस पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देना चाहेगी? देखिए पल्लवी जी, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव चल रहा है और पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है। जब भी चुनाव की सरगर्मी तेज होती है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट शुरुआती दौर में स्पष्ट सामने आती है। जिस प्रकार देखा होगा कि सीएए एनआरसी का जो मुद्दा था, उसको पहले दिन से गृह मंत्री अमित शाह जी ने जल्दबाजी करके जो जारी किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठक नहीं कराई। जब तक इन्होंने जेपीसी की बैठक नहीं कराई और उसके बाद में कहीं ना कहीं जबरदस्ती बिना किसी राय मशुरा से सीए एनआरसी में कई अमेंडमेंट बाकी थे। सचिन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी सचिन जी, कई अमेंडमेंट बाकी थे और बिना अमेंडमेंटों को लिए हुए इन लोगों ने बिल पेश कर दिया। क्योंकि बिहार में कुछ समुदाय ऐसे हैं
कि कहीं ना कहीं इसका प्रतिकूल उदाहरण आने वाले रिजल्ट पे पड़ेगा। इस वजह से जेपी नड्डा ने ये सोच समझ करके बयान दिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन के लिए कई प्रदेशों में जाते हैं और उनकी लिखा पढ़ी पिछले कई दौर से उनके पास नहीं है। तो क्या समझा जाए, ये डराना चाहते हैं उन लोगों को इस प्रकार का बयान दे करके। मैं कहना चाहता हूं कि जब सीए एनआरसी की आप लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा रचा, असम पूरा वहां पे देखा होगा जिस प्रकार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्णतः असम जला, असम में हिंसा कराई गई और उसको भारत देश पे ऐसा दिखाया गया है कि सीए एनआरसी इतना भयावह रूप लेकर के एक विशेष जाति को, एक विशेष समुदाय को टारगेट करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब चुनाव होता है तब इनके पास शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, सीए एनआरसी, क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अगर विकास का मुद्दा होता तो नड्डा साहब अपनी प्रधानमंत्री जी के जो 6 साल के कार्यकाल की बातें हैं वो पश्चिम बंगाल में बताते, लेकिन नहीं, क्योंकि 6 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार ने बतौलेबाजी की है। कोरे कागज पे प्रधानमंत्री मोदी साहब का व्यक्तित्व आता है। आज भी 6 बजे आए थे। आप कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी पे कथन कर रहे थे। जब कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी चल रही थी तो आपको चुनाव बिहार में कराने की क्या जल्दबाजी थी? ठीक है, अमित त्रिपाठी जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ सचिन जी से, भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाती है। जब भी देश हितों की बात होती है तो कांग्रेस बौखला जाती है, वो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मैं जहां तक एनआरसी और सीए की बात है, आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से बंगाल में उत्पाद मचाया गया, पुलिस वालों के सर खोपड़ी फोड़ी गई, लेकिन उसके समर्थन में न कांग्रेस के लोग उठ गए न टीएमसी के लोग उठ गए। उनके लिए भी देश की रक्षा करने वाले जवानों के हितों के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आई। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आखिर सीए का विरोध क्यों? सीए आखिर जो हमारे हिंदू शरणार्थी है उनको अगर हमारी सरकार बुला रही है, अपने यहाँ जगह दे रही है, तो इनको किस चीज की दिक्कत है? इनको तो स्वागत करना चाहिए। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आज हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हैं, वहां पर आज से जब देश का बंटवारा हुआ तो 31% हिंदू थे, आज मात्र 2% हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में बचे हैं। उसके लिए इनकी आवाज नहीं उठती है, लेकिन आज हिंदुओं के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया और बड़ा कदम उठाया है तो इनकी सांसें फूलने लगती है। लेकिन मैं इनसे आज बहुत फिर से कह देना चाहता हूँ कि एनआरसी सीए लागू पर निश्चित लागू होगा। ये धर्मशाला नहीं है, हमारा देश धर्मशाला नहीं है। यहाँ पर किसी को भी जबरदस्ती या बिना किसी प्रूफ के रहने का अधिकार नहीं है और हम रहने नहीं देंगे। और हमारे राष्ट्रीय दल ने किसको साफ कर दिया, क्योंकि बंगाल में ऐसा राज्य है जहाँ पर बंगाली मुस्लिम जो वहां पर बांग्लादेश के हैं मुसलमानों के, उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड, रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा के उनको वोटर बनाया गया है, जिससे इलेक्शन में लाभ मिल सके। आज ममता बनर्जी जान चुकी है, इस बिल के आने के बाद उनकी दुकानें बंद होने जा रही है, उनकी जमीन खिसक चुकी है पंजाब से, इसलिए ये लोग परेशान है। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ, ये बिल देश हित में हिंदू शरणार्थियों के लिए है। आप मैं बता दूं, जो कहते हैं कि मुसलमान विरोधी बिल है, मैं उनको बता देता हूँ 31 अगस्त 2014 तक जो भी मुसलमान भाइयों ने हमारे यहाँ पर आवेदन दिया है, उन सबको भी सरकार आवेदन करते ही उनको भी क्या की नागरिकता देने जा रही है। तो किस चीज का भ्रम है? केवल इन लोगों की दुकानें बंद होने जा रही है। आज ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है जो हिंदुओं के साथ। ठीक है अमित जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि विकास के मुद्दे पर क्यों कोई बात नहीं होती? क्यों आप हर चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और धार्मिक कार्ड खेलकर ही जीतना चाहते हैं? क्यों कोई कार्य ऐसा नहीं बताया जाता जिससे वाकई में सुनकर लगे कि हाँ ये विकास का कार्य हुआ? क्यों हर चुनाव हिंदू मुसलमान करके लड़ा जाता है? क्यों हर चुनाव इसलिए लड़ा दिया जाता है कि देखिए हमने राम मंदिर बनवा दिया? अरे राम मंदिर आपने कहाँ बनवा दिया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। क्यों हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाता है कि हम पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ठोकेंगे, हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे? कोई ऐसा काम बताइए सर जिसने आम आदमी को वाकई में राहत दी हो, उन्होंने वाकई में आम आदमी को विकास के रास्ते पर लेकर गया हो।
करेंगे। अगर आज हिंदुओं को करना राष्ट्र तो बिल्कुल क्यों नहीं, उसको बताइए ना। क्या दिक्कत है लोगों को? हिंदुओं अगर नहीं क्यों सिर्फ हिंदुओं को, हमारे सिख भाइयों को भी है, क्रिश्चियन के लिए है, इतना दुख क्यों किसके लिए? अरे दुख कहाँ दुख है सर, किसी को दुख कहाँ है? आप जरूर लेकर आइए। किसने मना किया है आपको भारतीय शरणार्थियों को वापस लाने के लिए? हमारा तो सीधा सा सवाल है कि विकास के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? हमसे ज्यादा दुख तो आपको लग रहा है। विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए क्या कहते हैं आप, तो तुरंत राष्ट्रवाद पर आ जाते हैं। सचिन जी देखिए पल्लवी जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीए एनआरसी के पक्ष में हमारी 282 सीटें ठीक है। सचिन जी का जवाब ले लेते हैं। आ रहे हैं अमित जी आपके पास। ठीक है अमित जी, एक बार सचिन रावत जी से भी सुन लेते हैं। ऐसे जनता वोट देगा ये? अरे जनता खुद डिसाइड कर लेगी उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है सर। आप जनता को डिसाइड कर रही है। 2 से 29 में लोकसभा चुनाव में सीटें जीतते हैं बंगाल में, बताइए ना, झूठ है तो। ठीक है सर, आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो बस विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए कह रही हूँ। आप इतना भड़क क्यों रहे हैं सर? हिंदुओं की बात करना राष्ट्रवाद है तो मैं करूंगा, निश्चित करूंगा। अरे तो कौन उठा रहा है आपके हिंदुत्व पर सवाल? मैं तो नहीं उठा रही सर, मैं तो सिर्फ विकास पर बात करने के लिए कह रही हूँ। बताइए पल्लवी जी, यही कहा ना कि एनआरसी और सीए हम आपके यहाँ लागू करेंगे, वो होके रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई नई बात तो नहीं है, मैं तो ये पारित हो चुका है। सर कहाँ दिक्कत है? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि विकास के मुद्दे पर हम क्यों बात नहीं करते? ये सीएए का जिन अचानक से फिर जगाया गया, मैं बस ये पूछ रही थी। मैं बस इतना पूछ रही थी सर, बीजेपी इतना जल्दी भड़क क्यों जाती है? विकास पे बात हो जाएगी पल्लवी जी, विकास पे आइए, बताएं ना। आज पंजाब में सुंदरकांड पढ़ते हिंदुओं को उठा लिया जाता है पुलिस द्वारा, उस पर किसी की आवाज नहीं उठती है। सिखों की पगड़ी जो एक पवित्र मानी जाती है सिख समाज में, उसकी पगड़ी खोल दी जाती है सिख की। उस मुद्दे पर भी हमने बहस की थी, कैसे आवाज नहीं निकली सर? मीडिया ने उस मुद्दे को भी उठाया था। अब आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट का मुद्दा देखना चाहेंगे तो वो थोड़ी ना हो पाएगा। अब हर मीडिया आपके इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं दिखा सकती ना सर, हर मीडिया बीजेपी के इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं दिखा सकती सर। तो राष्ट्रवाद होगा, निश्चित होगा। ठीक है सचिन जी। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी के कुतर्क की जहां तक बात है, क्योंकि विकास के बात पे ये लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 6 साल में जो चीज देश के साथ में की है उसको आने वाले समय में देश भुगत रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 1985 में कांग्रेस पार्टी एनआरसी लेकर के आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करना था, उन लोगों को हाँ मैं बोल रहा था कि उन लोगों को नागरिकता देने की बात थी। तो हम लोग 1985 में अमिटमेंट लेकर के आए थे एनआरसी का। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की, आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया। अगर उस तरह से नागरिक संशोधन बिल में अमिटमेंट किया जाता, जिनके पास कागज नहीं थे उनसे अगर पूरा ब्यौरा लिया जाता, तो इसमें मैं कहीं नहीं सोचता था कि कोई कोताही है इस बिल में। लेकिन कहीं ना कहीं सीए एनआरसी को इतना भयावह बना दिया गया, एक ऐसे समुदाय को डराया जा रहा है। मैं कतई सहमत नहीं हूं कि आज भारत देश संवैधानिक देश है, इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आप एक भयावह रूप दे दें। सचिन जी, मैं आपकी बात पर आऊंगी। सचिन जी, अभी आपको रोक रही हूँ, यहाँ भी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आप लगातार दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी, फौरन हाजिर होंगे। आप लोग देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं जेपी नड्डा के उस बयान के बारे में जहां उन्होंने कहा था कि अब जल्द ही CAA कानून को लागू किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इस कानून को लागू करने में थोड़ी देरी हो गई थी। उनके इस बयान के बाद से ही सियासत जो है गर्मा गई है, खासकर पश्चिम बंगाल की। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से अमित त्रिपाठी जी और इसके अलावा कांग्रेस से सचिन रावत जी, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, मैं जानना चाहती हूँ कि CAA में कहाँ लिखा गया है कि हमारे देश के मुस्लिमों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे? ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है सर उस कानून में। तो किस बात का डर या कौन डर ये फैला रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए पल्लवी जी, इसमें मुस्लिम और अल्पसंख्यक की कहीं भी बात नहीं है, और मैं कह भी नहीं रहा हूं कि इसमें एक ऐसे समुदाय की बात कर रहा हूं। लेकिन असम में कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब NRC में जब आप अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि कुछ लोग अपना जीवन यापन के लिए कुछ ऐसे प्रदेशों में पलायन किया था, उन्होंने अपने रोजगार के लिए, अपनी जीवन यापन की आगे का जीवन बढ़ाने के लिए। तो उनके पास ना तो कोई कागज का प्रारूप होगा इस समय, ना ही किसी प्रकार की कोई ID होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग फिर कागज कहां से दिखाएंगे। और दूसरी बात यही रहेगी कि आप जो है एक ऐसा अमेंडमेंट करिए जिसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की बैठक कराइए, और उसमें कि प्रतिपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे, आपके नेता भी मौजूद रहेंगे, आप बातचीत करिए, उसके बाद लागू करिए। तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रहित की बात के लिए ये हो ही नहीं पाएगा। तमाम ऐसे कानून बिल जो लाए गए, बातचीत के लिए रखे गए, लेकिन कहाँ बातचीत हो पाती है। तो सब हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। होता वही है जो चाहते हैं केंद्र। बिल्कुल, आप पल्लवी जी एकदम सही कह रही हैं। जैसे किसान का बिल लेकर के ये लोग आए, किसी से बात नहीं की। हमारे देश में 62 करोड़ से ज्यादा किसान है, 250 से ज्यादा किसान संगठन है, लेकिन किसी से इन्होंने बातचीत नहीं की और किसान का काला कानून देश पे लागू कर दिया। तो आज किसान आंदोलन को मजबूर है। इसी वजह से CAA NRC का जो फॉल्ट था, इस वजह से हमारे हिंदू भाई भी हो, हमारे मुस्लिम भाई भी हो, सभी लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे शाहीन बाग में आपने देखा होगा, लखनऊ में आपने देखा होगा, या असम में देखा होगा, पश्चिम बंगाल में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा। हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही आवाज उठ रही थी कि इस बिल में कई अमेंडमेंट होने बाकी थे, इस वजह से इस बिल को जल्दबाजी में लागू ना किया जाए। लेकिन आप किसी स्टेट पे ऐसी प्रदर्शन के धमकी बारे में देंगे। क्या बोलूं सचिन रावत जी, उस प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे, आधे से ज्यादा बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। अम्मा जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, शाहीन बाग वाली अम्मा, वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री तो मेरे बेटी की तरह है और मैं तो उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब मतलब क्या बोलूं मैं उस प्रदर्शन के बारे में। ये आप भी जानते हैं सर कि कितनी सियासत हुई थी उस समय, और ये आप भी जान रहे हैं कि कितना भ्रम फैलाया जाता है और कितनी बातें इसमें सच होती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अमित त्रिपाठी जी। पल्लवी जी, ये कांग्रेस की नियत और नीति सब सामने है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनका काम है सिर्फ गुमराह करना। इन्होंने आज तक देश को गुमराह किया CAA पर भी कि मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा। कहाँ लिखा है कानून में? उसका जवाब ये नहीं दे पाते हैं। इनका सिर्फ काम है बांट कर राजनीति करना। लेकिन ये देश समझदार हो चुका है। इनके जो कार्यक्रम पे जो इनकी नौटंकियां, उसको काफी हद तक देश पहचानता है, इसलिए आज ये सत्ता से भी बाहर है
और चाहे बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इनको कोई देखना नहीं पसंद करता है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, ये इनके नेता या कांग्रेस या खुद सचिन जी क्यों नहीं कहते हैं एक बात भी कि हिंदू शरणार्थियों को भी जो नागरिकता सरकार देने जा रही है वो अच्छा कदम है। आखिर इनको इतनी नफरत क्यों है? इनको कहना चाहिए कि सरकार नहीं अच्छा कदम है, हिंदुओं को नागरिकता मिलनी चाहिए जो प्रताड़ित हो गए। वहां पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियां उठा ली जाती है, यहाँ पर न्यूज बनती है करती है। उनकी आदत देखिए, देखिए बीच में बोलते हैं, बीच में पूछते हैं, और दुर्भाग्य है कि मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंचती है, कि इनकी मुझ तक नहीं आती है, इसमें मैं कोई बात सुन नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी जो बैठते हैं चैनल में, पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, इनके नेता राहुल गांधी तो कश्मीर ट्वीट करते हैं तो कश्मीर का हिस्सा भी पाकिस्तान में दिखा देते हैं। लेकिन ये बौखलाएंगे, ये हंसेंगे, दिखावटी हंसी हंसेंगे, लेकिन देश इनको पहचानता है। इन नौटंकी बाज, इन देशद्रोहियों को देश की जनता पहचानती है, और एनआरसी और सीए लागू होगा। जो देश के अंदर गद्दार बैठे उनको देश के बाहर करेंगे। और आज जो देश में कहीं भी उत्पाद होगा, आप जानते हैं कि गौड़िया मुसलमानों का नाम उसमें सबसे आगे आता है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, एनआरसी और सीए देश हित के फैसले हैं, कांग्रेस का विरोध करना जायज है, क्योंकि ठीक है सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं अमित जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड अमित त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सीए लागू होगा तो ये देश हित का फैसला, चलिए मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन सीए लागू होने से मुझे आप थोड़ा ये जानकारी दे दीजिए, क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी? क्या हमारे देश के जो बेरोजगार नवयुवक बैठे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारा देश का जो गरीब है, और आप खुद जान रहे हैं भुखमरी में हम कहाँ आकर पहुंच गए हैं, क्या वो भुखमरी खत्म हो जाएगी? नहीं, आप मुझे इन सब का भी जवाब दीजिए। सर, एक सीए और एनआरसी आप लागू कर रहे हैं, चलिए लागू कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। क्या जो इस तरह की भुखमरी की स्थिति में हम आकर पहुंच गए हैं, वो भुखमरी खत्म हो रही है? क्या अर्थव्यवस्था सही हो रही है? क्या रोजगार मिल रहा है? क्या आप महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या आप बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा कर पा रहे हैं? ये भी जवाब दीजिए साथ में। खत्म हो जाएगी? आप मुझे बताइए, सीए लागू हो जाएगा तो क्या भुखमरी खत्म हो जाएगी, या नहीं लागू होगा तो? मैंने आपको पहले ही बोला सर, आप लागू कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या इन मुद्दों पर कोई बात करेगा? मेरा सवाल ही यही था। सीए और एनआरसी आप लागू कीजिए, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन क्या इन समस्याओं पर कोई बात करेगा? अरे आप सिलीगुड़ी में जाकर सीए और एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप बिहार में जाते हैं, आप राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। मंदिर बनता है तो कहती है कि क्या वहाँ तक व्यवस्था सुधर जाएगी? क्यों? राम मंदिर हम इसलिए नहीं बना गए, क्या आप यही चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में बने रहे? क्या आप यही चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में बने रहे? या आप कह दीजिए वो रिपोर्ट झूठी है, जहां हम भुखमरी में इतने 94 नंबर पर पहुंच गए हैं? ये भी कह दीजिए कि वो रिपोर्ट कांग्रेस ने बनाई है, बोल दीजिए फेक रिपोर्ट है। देखिए, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो भी रिपोर्ट का जिक्र कर दीजिए। 122 नंबर पे भ्रष्टाचार में हमारा देश था, नंबर पे 77 नंबर पे, इसकी चर्चा भी तो कर दीजिए। क्या कोई काम नहीं होगा देश में? बिल्कुल, भुखमरी में जो रिपोर्ट आई है उससे क्या काम कर रही है, अभी चिंता है। लेकिन राष्ट्रवाद देश खत्म होगा, देश की इतने ज्यादा मजबूत है और सक्षम है। अगर बीजेपी ने राष्ट्रवाद का ठेका लिया हुआ है क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ, बीजेपी ने राष्ट्रवाद का ठेका लिया हुआ है, या बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ हम ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे रहेंगे, ये देश सिर्फ बीजेपी का है, बीजेपी ही भारत है और भारत ही बीजेपी है? से सब भारतीय जनता पार्टी मानती है क्या? बताइए ना। असल मुद्दे पर कब आना सीखेगी बीजेपी, समझ नहीं आता। सचिन रावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? ठीक है सर, अब डिबेट में तो कांग्रेस की सुन लीजिए, चलिए सदन में नहीं सुनते, डिबेट में तो सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। विपक्ष है सर, विपक्ष को भी थोड़ी भूमिका निभा लेने दीजिए। विपक्ष की आवाज तो मुझ तक आनी चाहिए ना, मुझे नहीं आती है, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती है। आप शांत बैठेंगे तभी तो उनकी आवाज पहुंचेगी सर, थोड़ा सुन लीजिए। सचिन रावत जी, व्यवस्था, आपने सवाल पूछा बेरोजगार पे, आपने 3-4 सवाल पूछे, लेकिन ये इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि पल्लवी जी, चुनाव है, इस वजह से इनको सीएनआरसी याद आएगा। मैंने पहले ही कहा था, इनको पाकिस्तान भी इसी डिबेट में याद आ जाएगा, क्योंकि इनका जो झूठा राष्ट्रवाद है, इसको अब जनता बेनकाब कर चुकी है, और धीरे धीरे इनका चाल चेहरा सामने आ चुका है। इस वजह से आज की बात करने की आदत है इनकी, तो बात करेंगे नहीं।
ऐसा गृह मंत्री जो जा करके बिहार चुनाव में आतंकवादी की बात कर दे और वहां राम मंदिर की बात हो और वहां इस प्रकार के हिंदुत्व की बात हो, तो क्या समझा जाए? आज तो इनकी रैलियों में अगर रोजगार की बात होती, व्यवस्था की बात, जिसको समझने का काम नहीं है, जिन्हें दिया था, इनके प्रधानमंत्री ने एक एक करके अमित जी जब आप बोल रहे थे तो सचिन रावत जी बीच में नहीं बोले, एक एक इनके पास कुछ नहीं। आप उनको क्या एक तरफा डिबेट सर? आप खुद देख लीजिए डिबेट, आपसे मैं ज्यादा सवाल ले रही हूँ। एक तरफा डिबेट क्या सर? तो एक काम कीजिए ना, कांग्रेस को सत्ता सौंप दीजिए, मैं उनसे सवाल ले लूंगी। देखिए, इनके पास बताने को अब कुछ नहीं बचा है, इस वजह से बौखलाहट है इनकी। बौखलाहट में ये लोग पाकिस्तान चले जाते हैं चुनाव के समय, क्योंकि अगर बिहार में चुनाव, इसके बाद बंगाल में चुनाव है। फिलहाल पाकिस्तान वो नहीं, आपके नेता गए थे। फिलहाल पाकिस्तान वो नहीं, आपके ही शशि थरूर गए थे। वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए सचिन जी। तो मोदी जी जब बिना बुलाए नवाज शरीफ की बिरयानी खाते हैं तो पाकिस्तान का प्रेम उसी दिन जाग जाता है इनके साथ में। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इश्तिहार लिखे जाते हैं नवाज शरीफ को, इससे पहले जब रहे थे तब भी इनका पाकिस्तान प्रेम जाग जाता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तब ये बॉर्डर पे तनाव आता है, तभी वहां पे पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, ऐसी तमाम बातें आती हैं। अगर चुनाव में बेरोजगारी की, रोजगार की बात होगा तो हो जाएगी, तो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और जनता जो है इस वक्त बिहार की, वहां की 15 साल की जो कुशासन की सरकार है उसको बदलने के लिए आतुर है। और मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में एड़ी से चोटी ये लोग चल ही रहा है, क्या कुछ जनता फैसला देती है कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। क्योंकि समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूं। सचिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो सीएए और एनआरसी का जिन जगा दिया गया है, जेपी नड्डा ने ये जिन जगाया है, आपको ये जानकारी हम दे रहे थे कि सिलीगुड़ी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। और इसको लेकर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि बंगाल की राजनीति में सीएए और एनआरसी कितना बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।